जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है बीजगणित। इसको हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने डाइस जो रीजनिंग का टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसको अपलोड कर दिया, वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रायिकता, त्रिकोणमिति, ये हमने अपलोड कर दिया है। कल हमने घातांक और करनी भी अपलोड किया था, तो उनको देख लीजिए और अपनी बेसिक मैथ को मजबूत कीजिए। आज हम शुरू कर रहे हैं बीजगणित। और बीजगणित सबसे पहले समझेंगे बीजगणित होती क्या है, और उसके बाद इसके क्वेश्चनों पे आएंगे। तो बीज प्लस गणित, दो शब्दों से मिलकर गणित बनी है बीजगणित। बीज का मतलब होता है बीजीय राशियाँ, जो कि क्या होती हैं, राशियाँ, बीजीय राशियाँ। और गणित का मतलब होता है संक्रियाएँ। तो डेफिनेशन क्या होगी, बीजीय राशियों में संक्रियाएँ बीजगणित कहलाते हैं। संक्रिया होती हैं, संक्रिया, और संक्रिया जिसे हम कहते हैं वो होते हैं जोड़, गुणा, भाग और घटाव। इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य संक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो संक्रिया होती है जिसे हम क्या कह रहे हैं, बीजगणित कह लेते हैं। बीजीय राशियों में संक्रियाएं बीजगणित कह लेते हैं। राशियां, बीजीय राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक अचर और नंबर दो चर। जो हमें ज्ञात होती है उसे कहते हैं हम अचर, और जो हमें ज्ञात नहीं होती उसे कहते हैं हम चर। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये क्या होती है, अज्ञात होती हैं। जिसकी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके आगे ए नहीं है वो अज्ञात होती है, मतलब ए वाला नहीं होता। और जो अज्ञात होती हैं जिसके आगे ए नहीं होता, तो ए इसके आगे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, और ए इसके आगे है तो यहाँ पे नहीं आएगा। इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि भाई अचर किसे कहते हैं, तो समस्त प्रकार की सभी संख्याएँ, संख्या बोलते गिनतियाँ 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस दोनों तरफ चलेंगी, कोई लोड नहीं है, ठीक है। सभी प्रकार की संख्याएं हैं जिनका हमें मान पता होता है, जैसे दो दो कहीं भी चला, यूनिवर्सल है। तो और ये क्या होती है, अज्ञात। इसका मान होता है ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक जितने भी अंग ए बी सी डी एफ जी एक्स वाई जेड जो भी हैं वो क्या होते हैं, चर राशियाँ होती हैं। जिसे हम मुख्य रूप से ज़्यादातर हम देखो कई बार एक्स यूज करते हैं, ज़्यादातर ए बी सी भी यूज करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही चर राशियाँ नहीं होती। ए से लेकर जेड तक सारी ए बी सी डियाँ चर राशियाँ होती हैं, जिसका मान क्या होता है, अज्ञात होता है। जिस भी फॉर्मूले में हम मतलब जिस भी क्वेश्चन में दिया होता है उसका मान उस क्वेश्चन के आधार पर अलग अलग आता रहता है, इसलिए क्या है, ये अज्ञात। इसका मान क्या होता है, चेंज रहता है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे x + 2 = 0, तो x को दो को उधर ले जाए तो x = -2। दूसरा क्वेश्चन है x + 3 = 6, तो x 3 को उधर लेके गए 6 - 3, तो x का मान 3। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 3 था। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चर राशि का मान क्या आएगा, इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें अज्ञात कहते हैं। इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमारे आगे संक्रियाओं में काम आएंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उनसे क्या है कि मैं जो जोड़ बाकी गुणा बाकी संक्रियाएँ आपको समझा भी दूंगा, और साथ साथ फार्मूले में लिख देंगे, जिससे क्या है, हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। महत्वपूर्ण सूत्र बोल सकते हैं, जिसे आप कॉपी पेन उठाइए और आराम से उनको लिख लीजिए। महत्वपूर्ण सूत्र नंबर 1, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² ± 2ab + b²। ये बनता है कैसे वो समझ लो। a + b को कितनी बार गुणा, 2 बार। घातांक और कर्ण में कल ही समझाया था कि जो भी जितना ऊपर लिखा हो घात उसको उतनी बार गुणा करते, 2 बार कर लिया। अब गुणा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। बीजगणित में क्या करते हैं हम, या किसी भी ब्रैकेट की संख्याएं अगर आपस में गुणा कर रहे हैं तो सभी प्रकार से सारी संख्याएं आपस में गुणा होंगी। यदि ए को कर रहे हैं तो ए इससे भी होगा, इससे भी होगा। अगर और कोई भी संख्या हो यहाँ ब्रैकेट में, वो आगे ब्रैकेट की सभी संख्याओं से गुणा होती हैं। तो ए से किया तो क्या आया, a × a² प्लस ए को किया b से ab प्लस, फिर आगे देखो साथ साथ चिन्ह भी गुणा होते हैं। चिन्ह इधर देख लो, मैं समझा देता हूँ। प्लस गुणा प्लस हमेशा प्लस आता है, और माइनस गुणा माइनस हमेशा भी प्लस आता है। मतलब सेम चिन्ह गुणा होते हैं तो हमेशा प्लस आएगा, और विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो हमेशा
माइनस आएगा। ये देखो ये क्या आया, ये क्या आया माइनस। देखो माइनस गुणा प्लस या प्लस गुणा माइनस, माइनस आएगा। माइनस माइनस सेम है इसलिए प्लस, और प्लस प्लस भी सेम है इसलिए भी प्लस। तो अब यहाँ पे हम प्लस की कर लगा रहे हैं तो प्लस प्लस प्लस, यार प्लस है यहाँ पे भी, तो ये क्या आ गया ए बी वापिस। अब ये प्लस है आगे तो बी उसका, ये भी क्या हुआ दोनों से गुणा हुआ है। तो देखो ए बी कितने हो गए 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्ट है। अगर इसी में माइनस हो तो माइनस भी यहाँ पे दोनों जगह माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab। तो माइनस वाला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। इसमें से अगर ये घटाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। कैसे, देखो मैं इसमें घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया, ये बी स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर भी माइनस का कट गया। ठीक है, अब देखो 2ab प्लस का 2ab प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना जाएगा 4ab। इस तरीके से ये 4ab आ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इनको जोड़ दें तो a प्लस बी का, एक महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं, ये क्या है कि हमारे काम आएंगे किस तरीके से डायरेक्ट हम कोई भी सूत्र में डायरेक्ट रख लेंगे। तो देखो अब की बार क्या कट जाएगा, जोड़े हैं तो ये कटेगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी। कैसे, देखो इनको कर रहा हूँ मैं, इनको कर रहा हूँ। तो ए से ए को गुणा किया ए स्क्वायर, बी को ए से किया प्लस का ए बी, ठीक है, फिर ए को बी से किया माइनस का ए बी, और बी को बी से किया माइनस बी स्क्वायर। देखो ए बी माइनस का ए बी प्लस का कट गया तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये बहुत सारी संक्रियाओं में लगता है। हमने त्रिकोणमिति में ध्यान हो तो लगाया था, सब जगह लगता है। ये एक ऐसा सार्वभौमिक, ये सार्वभौमिक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला प्लस माइनस का एक ही है, तो एक ये दोनों और एक ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलना है। फॉर्मूला नंबर 3, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, जैसे अभी हमने इसका किया था वैसे इसका मैंने इनको परस मिटा के गुणा करते हैं। कैसे गुणा किया इनको, क्या ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, फिर ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, फिर ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा, ये भी, मतलब सबका नंबर आएगा, बारी बारी से आएगा। तो करते हैं इसको ए स्क्वायर, इसको इससे किया, फिर इसको किया ए बी प्लस ए सी, फिर बी को किया बी ए या ए बी लिख देता हूँ, इसको सीधा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी लिख लिया मैंने, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, बचा क्या ए बी केरा, ए बी एक केरा कितने 2ab। ठीक है, एक ए सी, एक ए बी सी एरा, एक बी सी, एक बी सी, देखो बी और सी करेंगे तो एक यहाँ पे बी स्क्वायर के बाद बी सी आएगा, एक बी सी ये रहा तो 2bc। ठीक है, प्लस एक सी ये रहा और एक सी ये रहा तो 2ac, दोनों दो तीनों में, इसलिए तीनों में कॉमन आ जाएगा। और इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर क्यूब का। ये स्क्वायर का फॉर्मूला था, क्यूब के फॉर्मूले में अपन आते हैं। कुछ फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, इसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ए से a प्लस बी को खोल के क्या लिख सकते हैं 3a से a गुणा a स्क्वायर b और a से b से b गुणा b स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर एक ही है। अब ऐसे माइनस में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये a माइनस बी को इस तरीके से वापस भी खोल सकते हैं। एक ये आया,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इनको आपस में करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाते हैं। अगर ये ए बी सी जीरो हो, ए बी सी ये जीरो से कोई भी संख्या गुणा हो सारा जीरो हो जाएगा, तो इसका बराबर क्या आ जाएगा, बराबर जीरो। तो इस 3 ABC को इधर लेके आ जाएंगे तो अगला फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम या भागफल का नियम। ये सामान्य नियम है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने पहले बता दिया, बाकी ये बाद में करने वाले होते थे, पर क्या है संक्रियाएं समझनी जरूरी थी। अब आते हैं भागफल का नियम, और साधारण नियम है, छोटे छोटे नियम हैं। इसके बाद आएंगे अपन भागफल नियम। भागफल नियम 10वीं में चलता है, यूक्लिड एल्गोरिथम के नाम से चलता है और ये हमेशा काम आता है। देखो हम भाग दे रहे हैं, 10 में भाग दे रहे हैं 3 का, 3 तिया 9 एक शेषफल बचा, तो इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं हम भाजक, इसे कहते हैं हम भाज्य, और इसे कहते हैं हम भागफल, इसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, ये हमारे पार्ट हो गए। जो शेष बचता है उसे शेष फल, जो भाग से आता है उसे भागफल, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, भाग के टुकड़े करना, और जिसको भाग जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य। ठीक है, जिसका हम भाज्य टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इनमें अगर अपने को कई बार क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो पहले दूसरी तीसरी चौथी में होते थे गुणा करके और इसको जोड़ देते थे, तो क्या हो जाता था, हमें आंसर प्राप्त हो जाता था। आंसर चेक करने की विधि थी कि 3 × 3 + 1, 3 × 9 + 1 10, ये थी। ठीक है, अब इसको मैं इस वाले टाइप से लिख रहा हूँ। ये क्या है, 10 क्या है, भाज्य, 10 क्या है, भाज्य। ठीक है, बराबर ये क्या है, भाजक 3, ये 3 भाजक, ये क्या है 3 भागफल, प्लस ये क्या है, शेषफल। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर इसको बीजगणितीय रूप में लिखे तो px कोई बहुपद जिसमें bx का क्या दिया हमने, भाग दिया, शेषफल क्या बचा, qx, डोटे लगा देता हूँ मैं, qx, ये भागफल निकल के आया qx, शेषफल rx। ये एक भागफल का सामान्य नियम बन गया। ठीक है, आपको ये भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माना ये भाज्य क्या है, a, b क्या है, b q + r। ये इस तरीके से 10वीं में चलती है, जहाँ a क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। अब आते हैं हमारे बेसिक इम्पोर्टेंट बीजगणित का बेसिक फाउंडेशन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, या समीकरण, बीजगणित समीकरण कैसे बनती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीज राशियां और का जोड़ गुणा भाग, यही क्या होती हैं, बीजगणित की समीकरणें होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजगणित की समीकरणें कहते हैं। जैसे मान के चलो x + 3 = 4, ये क्या है, बीजगणित की समीकरण है। अब बात करते हैं कि बहुपद, बहुपद नाम से स्पष्ट है, बहुत सारे पद। देखो बीजगणित के अभी समीकरण की बात कर रहे थे, एक समीकरण ये थी, इसमें कितने पद थे, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो जिस भी समीकरण में जितने भी पद हों, और पद किससे अलग आते हैं, प्लस और माइनस में। ठीक है, जितने भी उसमें पद हों वो क्या कहलाती है, उसकी पदीय समीकरण कहलाती है। जैसे x बराबर, इसको पद नहीं मानते, x बराबर 3 तो एक पद की समीकरण, x + 3 = 4, ये 2 पद, एक पद 2 पद, x + 3 = 0, एक पद 2 पद,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक पद, दो पद, तीन पद। तो एक पदी समीकरण, दो पदी समीकरण, त्रिपदी समीकरण, और जिसमें बहुत सारे पद हों, 3, 4, 6, 7, 8, 9, वाई जेड, इसको क्या है पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। इन सबको तीनों को सोल्व करेंगे तो एक पद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स वाई जेड पी, कितने पद हो गए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसमें ये भी था, इसको पहले सोल्व करेंगे और फिर इसका पद गिनेंगे, इसलिए इसको पद काउंट नहीं कर रहे थे। बाकी स्टार्ट अगर डायरेक्ट काउंट करें तो पद दिखता है, परंतु हमें क्या करना है, सोल्व करके पद बताना है। तो आगे समझ में वैसे बीजीय समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हों बहुपद कहलाती है। अब बहुपद का नामकरण में भी आते हैं हम कि अगर रैखिक समीकरण है या फिर घातीय समीकरण है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुपद में कैसी समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। कैसी समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। अब आते हैं कुछ समीकरण, जैसे x + 3 है ये, ठीक है। इसमें x की कितनी घात है, एक, इसलिए क्या कहेंगे इसे, एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण, एक x² + 3y, y नहीं आएगा क्योंकि पद अलग नहीं करना, हमें सिंगल पद में लेना है। ये समीकरण है एक दूसरी। इसमें x की अधिकतम घात क्या, 2, इसलिए क्या कहेंगे इसे, द्विघाती। नंबर थर्ड, जैसे x³ + 3x² + x + y 4, 3 लगा दो, ठीक है। इसमें क्या है, x की अधिकतम घात 3, इसलिए क्या कहेंगे इसे, त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण। ऐसे ही चार घातों में चार घातीय समीकरण, ऐसे ही मान के चलो ऐसे n घात है तो इसे क्या कहेंगे, n घातीय समीकरण। इस तरीके से हम सामान्य बहुपदों का नामकरण उसके घात के आधार पर भी दे सकते हैं। रैखिक समीकरण में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। रैखिक समीकरण में किसी भी पद के कोई घात नहीं होती है। जो रैखिक समीकरण होता है उसमें किसी भी पद के, रैखिक समीकरण में किसी भी पद पे कोई घात नहीं होती है। रैखिक समीकरण वो सारे ही सारे सिंगल घात के समीकरण, जैसे x + 3 = 0, तो ये कैसी है, एक घात की, इसमें एक चर है इसलिए इसे कहेंगे एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें चर की संख्या कितनी है, x + y + 3, इसमें कितने चर हैं, 1 और 1 2, इसे कहेंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए कह रहे हैं कि इनके ऊपर घात नहीं है। ऐसे ही अगर इसमें 3 चर हैं तो इसे कहेंगे कि 3 चर वाली रैखिक समीकरण है। अब इनको सोल्व करने की विधियाँ भी आपके बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी, जितने भी चर की समीकरण है उसको सोल्व करने में उतने ही समीकरण की आवश्यकता होती है। एक चर वाली में एक समीकरण की आवश्यकता, दो चर वाली में 2 समीकरण की आवश्यकता, इसमें 3 चर वाले में 3 समीकरण की आवश्यकता, 4 चर वालों में 4 समीकरण की आवश्यकता। जिसमें जितने ज़्यादा चर होंगे उसमें उतनी ही समीकरण की आवश्यकता होती है। ये सामान्य सा इसका नियम है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं रैखिक समीकरणों को, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एक चर की रैखिक समीकरण। एक चर की रैखिक समीकरण को हम सामान्य तरीके से ही सोल्व कर लेते हैं। एक चर की रैखिक समीकरण, इसको सामान्य कैसे सोल्व कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि में क्या करते हैं, हम जिस भी चर का मान ज्ञात करना हो उसे हम इस साइड या बोले तो LHS में रख लेते हैं। RHS में भी रख सकते हैं, हम बोले तो एक साइड रखना है, हम अभी ये रख रहे हैं LHS में रख लेते हैं, ठीक है, कोई लोड नहीं है। RHS में भी रख सकते हैं। बात कंडीशन क्या है, एक साइड रखना हमें, तो हमें सूटेबल ये साइड लग रही है इसलिए इस साइड में हमने रख लिया। और बाकी जो संख्याएं ज्ञात है जिसे हम क्या बोलते हैं
अचर राशियाँ बोलते हैं। अचर राशियों को इस तरफ कर लेते हैं, मतलब चर इधर कर लेंगे अचर, तो जो अचर मान है उसका क्या जाएगा मान। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ x + 7 = 4, हमें किसका मान चाहिए x का, तो x = 7 को उधर लेके जाएंगे तो जो प्लस का ये चिन्ह चेंज हो जाए, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7 है, तो x बराबर कितना आंसर आ गया -3। ठीक है, ये तो था हमारा एक चर का रैखिक समीकरण। अब आता है क्वेश्चन नंबर इसी में अगला। दो चर के रैखिक समीकरण, कितने चर के, दो चर के रैखिक समीकरण। दो चर के रैखिक समीकरण जैसे x + y = 4 और 2x + y = 7, ये एक समीकरण है, कोई ऑथेंटिक समीकरण नहीं है, मैंने बना दी ज़बरदस्ती। ठीक है, ये समीकरण, इसमें कितने चर हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब आगे चलते हैं अपन कि भाई इनको सोल्व कैसे करें। इसके सोल्व करने की 4 मेथड है। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 विलोपन विधि, विलोपन विधि। नंबर 3 ग्राफ्य विधि, बीज गणित पहले लिख देता हूँ, बीज गणितीय विधि। और नंबर 4 ग्राफ्य विधि। अब आते हैं इन पे प्रतिस्थापन, बोले तो मूर्ति स्थापन। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम कि किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं एक समीकरण से, कि दो चर हैं, एक चर को पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे, एक चर का मान निकल के आ जाएगा, उस चर का जो मान निकल के आएगा उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, और जब उसका मान रख देंगे तो बचा दूसरा चर, उस चर का आसानी से मान निकल के आ जाएगा, और जो चर का मान निकल के आएगा उसे आसानी से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे मैं देखो इस वाले समीकरण से y का मान निकाल रहा है, x का मान निकाल रहा हूँ, तो 4 - y, x का मान क्या आ गया, y उधर आएगा 4 - y, और इसमें x की जगह रख देता हूँ मैं क्या 4 - y, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 - y + y = 7, तो 2 चौक 8 हो गया, ये तो -2y + y = 7, y 2 माइनस का, प्लस का तो माइनस का y, और 8 उधर गया तो कैसा हो गया माइनस का, तो 7 - 8, तो क्या बचा y = 1, प्लस का माइनस से माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो y = 1 आ गया। इसमें y का मान मैं क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा, तो 1 इधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब आते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोप करते हैं, लोपित करते हैं, छुपा देते हैं या काट देते हैं दूसरे। ये देखो समीकरण 2 हमारे पास है, अगर इसी के एक चर को हमने छुपा दिया तो कितने चर की समीकरण बन जाएगी, सिंगल चर की रैखिक समीकरण। और सिंगल चर की रैखिक समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतरण करके हल निकाल सकते हैं। तो क्या करें हम, कैसे भी तिगड़म लगा के एक चर को काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कैसे कटेगा, जब वो बराबर होगा, और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं उसको गुणा या भाग, गुणा करते हैं, भाग का तो मतलब ही नहीं होता क्योंकि भाग तो दे नहीं सकेंगे ना, तो क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब गुणा कर रहे हैं, इसमें देखो इसको क्या है कि यहाँ पे 2x है, तो इसको अगर इस x को काटे तो क्या करें, इसको भी 2 गुणा है, तो क्या करेंगे इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, सबको 2 से गुणा कर देंगे। मान के चलो y को काट रहे तो y सिंपल है, तो क्या करते हैं हम नॉर्मल गठा देते हैं। ठीक, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, गठा रहा हूँ इसमें माइनस माइनस माइनस, तो देखो x में से 2x गया तो माइनस का x। ठीक है, y में y कट गया, ये क्या हो गया था, कट गया, y खत्म हो गया, बराबर 4 में 7 गए माइनस के 3, x का मान क्या आ गया 3। सिंपल, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इससे x का मान 3 रखेंगे यहाँ पे, तो y का मान 3 इधर आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। ये था हमारा विलोपन मेथड है। क्या दोबारा ध्यान से देखो, क्या करते हैं हम, किसी भी एक चर को गुणा करके अगर देख लेते हैं उसके मतलब कितनी संख्या गुणा हो रही है, उसके अपोजिट गुणा कर देते हैं। जैसे मान के चलो ये 4 होता और ये 3 होता, तो क्या करते, इसको 4 से गुणा कर देते, इसको 3 से कर देते, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते। अब आते हैं अगली मेथड है बीजगणित विधि।
बीजगणितीय विधि। माना कोई दो बीजीय समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बीजगणित का जब भी हम सोल्व करेंगे तो हमेशा इसके आगे ये 0 होना चाहिए। अगर ये इधर है, ये कोई चर इधर है, तो सबको क्या करेंगे, पहले इधर लेके आएंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। तो अभी इसका क्रम क्या होता है, a b C और फिर A, इस तरीके से राउंड काटता रहता है। हमें भी इसी राउंड को ध्यान में रख के चलना है, जिसका मान हमें निकालना है। जैसे पहले x का मान हमें निकालना है, जिसका मान हमें निकालना है उसके जो चर हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी को गुणा करेंगे। A के बाद कौन आता है, B आता है, तो B और C, तो क्या हो जाएगा ये B1 C2, फिर माइनस लगाएंगे, इनको कर दिया तब इसको करेंगे B2 C1, ठीक है। फिर बराबर अब y को, अब y का मतलब b को नहीं करेंगे, कौन बचा, c और a बचा, तो अब c के बाद कौन आएगा, a आएगा। तो पहले c को लेंगे, तो c1 a2 माइनस a1 c2। अब कौन बचा, चर बचा, चर के लिए हम एक लेते हैं, तो अब कौन बचा, ये हो गया काम। तो a के बाद कौन आएगा, b, तो a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 पार्ट हो गए, तो एक बार इस पार्ट को और इस पार्ट को लेकर सोल्व करेंगे। तो क्योंकि ये तो सारी क्या संख्याएं, ये कैसी हैं, अचर संख्याएं, ये इनका मान हमें पता होता है। ये सारी क्या अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याओं का मान हमें क्या होता है, पता होता है। ये चर है, ये चर है और ये चर है, इनका मान हमें निकालना है। तो अगर इसको और इसको आपस में गुणा करें तो एक ही चर रहेगा। एक चर को हम पक्षांतर विधि सोल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले फर्स्ट और थर्ड को लेंगे और फिर सेकेंड और थर्ड को लेके y का मान, इससे तो किसका मान आएगा, y का, और फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा x का मान। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बनता कैसे है, ABC क्रम से चलना है। जिसका मान हमें जैसे x का लेना है तो किसको गुणा करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इसको इससे। फिर हमें b का लेना तो इसको इससे। फिर हमें किसका लेना, c का लेना तो इसको इससे और इसको इससे, एक क्रम से गुणा करते हैं। अब आते हैं ग्राफीय मेथड। तो ग्राफ मेथड में क्या है कि समीकरण दे रखे, जैसे हम x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 3, ये दो समीकरण हमें दे रखी है। 13 दे देता हूँ। दो समीकरण हमें क्या कर रखी है, दे रखी हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस समीकरण से हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन पे एक ग्राफ लेते हैं और इस समीकरण से जो ग्राफ बनती है उसकी जो लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और फिर इस समीकरण को लेते हैं, इससे भी जो ग्राफ बनता है उसकी भी एक लाइन खींच देते हैं। जहाँ ये क्रॉस करते हैं उसे हम ग्राफ के बिंदु से उसको नोट करके x और y का मान हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो बेसिक करा रहे हैं हम, बेसिक में चीज़ को समझना ही काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चनों पे हम बाद में आएंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तब देखना कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं आते, बाकी समझना जरूरी है बेसिक क्या होता है या करते कैसे हैं। अगर जिस दिन ये समझ में आ गया करते कैसे, तो बेसिक मजबूत हो जाएगा। अगर ये कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, एक बीजगणित दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों का मान बराबर नहीं है, तो इस समीकरण का जो ये समीकरणों का हल है वो कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे, अद्वितीय। इस समीकरण के कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब आते हैं नंबर दूसरी पॉइंट, अगर ये बराबर नहीं है और ये बराबर है ओनली, तो क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर ये b बराबर है, तीनों ही बराबर हैं, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे।
कितने हल होंगे? अनंत। कहने का मतलब जब ग्राफ में जब इनकी लाइन बनाएंगे तो ये लाइन हमेशा समांतर रहेंगे, तो कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या है कि इसके नहीं कोई हल नहीं होगा, तब नहीं मिलेंगे। अनंत के लिए तो वो लाइन उसी के ऊपर आएगी, तो हमेशा ही मिलती ही चलेगी, तो बहुत सारे हल हो जाएंगे। अब आते हैं द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, 4 घात समीकरण, 6 घात, 15 घात, 20 घात, उनको हल कैसे करते हैं। बस 15 घात सिखाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है 15 घात निकालना, क्योंकि हम 1-2 आंसर निकाल लेंगे, 15 होती नहीं है घात निकालना। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को। घातीय समीकरण, कैसी समीकरण है ये? घातीय समीकरण। घातीय में अभी हम 2 घात की समीकरण का हल करेंगे। कितने घात की? 2 घात की। 2 घात के समीकरण में क्या होता है कि इस तरीके से कोई समीकरण होता है, चर का चर एक होता है उसमें, बराबर 0। ठीक, हमें किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना। तो इसकी कुछ मेथड है। नंबर 1 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 2 गुणनखंड विधि। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट मेथड हैं। मैं आपको सिर्फ एक मेथड सिखाऊंगा, गुणनखंड विधि, और पूर्ण वर्ग विधि भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग विधि भी दोनों बता देता हूँ। क्योंकि हमें मेन चीज़ क्या है कि आंसर हमें आए नहीं आए, हमें चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? चीज़ें आनी चाहिए। अगर चीज़ आ रही है तो आंसर तो 101% आएगा, दौड़ के आएगा। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a + b माइनस का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab + b²। ठीक है, जब प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। ये फॉर्मूला इस तरीके से हमें समीकरण दी गई है। ये वाली कैसे दी गई? इस तरीके से दी गई। इस वाले समीकरण को हम कन्वर्ट करके इस वाले समीकरण में बदलेंगे। जब इसमें बदल देंगे तो क्या होगा, इसको वर्ग हटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा। ये शून्यक किसे कहते हैं, इसको समझ लो। शून्यक के समीकरण में वो चर का एक हल होता है या चर का एक मान होता है, जिसे उस समीकरण में रखते ही उस समीकरण का हल कितना आ जाए, 0 आ जाए, शून्यक या शून्य प्राप्त हो जाए, इसलिए कहते हैं शून्यक कहते हैं। शून्यक वह संख्या है जो चर के मान की जगह चर की जगह रखते ही उस समीकरण का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब आते हैं आगे कि भाई पूर्ण वर्ग विधि का एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और फिर इसको करते हैं। x² माइनस 3x, x² माइनस 3x + 2 बराबर 0। देखो हमें किस में बदलना है, a² माइनस 2ab + b², इसमें बदलना है। देखो x², तो इसको x को a मान ले तो a² है, माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि 3x है, तो यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, 2 लगा दूँ। क्या लगा दूँ, 2 क्यों लगाया कि अगर वापस इसको काटें, 2 से 2 कट गया तो यही समीकरण आनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी चेंज करते हैं तो उससे पहले वैसा बनाना पड़ता है कि भाई पहले जैसा ही हो जाए। अगर कोई चेंज करे तो हटाएं तो वो चेंज बाकी जो के हो जाए। आगे चलते हैं नंबर 2। तो ये a हो गया, ये b हो, ये a था, ये b हो गया, तो b का स्क्वायर तो मतलब 3 × 9 2 दूनी 4, ये b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये चीज़ जोड़ी है तो वापस घटाएंगे, क्योंकि ऐसा ही हमें रखना है। वापस इससे कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर बन गया। अब बचा क्या, ये दोनों चीज़ बची, इन दोनों उधर लेके जाऊंगा तो 9/4 प्लस का हो जाएगा, 2 कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये इधर प्लस का तो माइनस का। लघुत्तम ले लेंगे तो क्या जाएगा, ये 9 - 4 दूनी 8/4, 9 में से गया 1/4, तो क्या जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, घने ले वो ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या जाएगा, x माइनस 3/2 बराबर +-4। एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार
माइनस का चिन्ह लेंगे और इसके कितने हल आ जाएंगे, 2 हल आ जाएंगे। तो प्लस का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 4 दूनी 8 और 3 11/2। जब क्या कौन सा लेंगे, माइनस का, प्लस का लेंगे तो 3, हाँ 11/2। और जब माइनस का लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 5/2। इस तरीके से इसके 2 हल आ जाएंगे। दोनों हल क्या हैं, इसके शून्यक हैं। अरे जितनी घात की समीकरण होती है उसके उतने ही हल होते हैं। एक घात के समीकरण का एक हल होता है, 2 घात के समीकरण के 2 हल होते हैं, 3 घात के समीकरण के 3 हल होते हैं। ये कितने घात के समीकरण थे, 2 घात के समीकरण थे, इसलिए कैसे कितने हल आए, इसके 2 हल आए हैं। अब आते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। 7x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया हमने। और इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। इसका और इसका गुणा, ध्यान से देखो, गुणनखंड, कौन सा, गुणनखंड। इसका तो गुणा कर दिया, गुणन प्लस खंड करना, हमें गुणा भी करना है खंड भी करना। तो इसका और इसका गुणा, इसका इस तरीके से खंड करो कि बराबर आए। क्या है, बराबर, मतलब गुणा और खंड बराबर होके गुणनखंड बन जाता है। ठीक है, अब इसके क्या करें कि 7x और 3 का गुणा 7 या 21x² होता है। कितना होता है, 21x²। ठीक है, अब इसका टुकड़ा हमें करें तो 7x और 3x हमने किया, तो इनको गुणा करके देखो वापस 21x² हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको टुकड़ा कर दिया, 7 और 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 10, वापस 10 से हो जाएंगे। तो अब इसका टुकड़ा हमने कर दिया 7x² माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या इस तरीके से टुकड़ा करना है कि साइडों वाली संख्या को गुणा इक्वल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 7x कॉमन आ गया तो 7x, यहाँ क्या बचा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 बराबर 0। इसमें भी x माइनस 1, इसमें भी x माइनस 1 कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचा 7x माइनस 3 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 और 7x माइनस 3 बराबर 0। तो अब क्या गया, x बराबर 3/7 और यहाँ पे क्या गया x बराबर 1। ये हमारे 2 हल हो गए। अब बात ये करते हैं भाई टुकड़े भी नहीं हो और पूर्ण वर्ग भी नहीं बने, तो फिर क्या करें। तो एक लास्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर, सभी प्रकार के द्विघातीय समीकरणों का आंसर देती है, चाहे उसके आंसर सम्मिश्र संख्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इक्वल हो, या फिर अलग अलग हो, या वास्तविक हो, या काल्पनिक हो। काल्पनिक हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या फिर वास्तविक हो रियल नंबर बोलते हैं, और या फिर बराबर हो इक्वल नंबर बोलते हैं। सभी प्रकार के आंसर के हल देती है। तो देते हैं हम श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, श्रीधराचार्य विधि अल्फा और बीटा दोनों मान देती है। इसमें होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, जो इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकार बोलते हैं। b² प्लस माइनस d√d/2a। तो d की जगह क्या है, यहाँ d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो इसके वास्तविक, काल्पनिक और वैसे हल कैसे आएंगे। हमें क्या करना है कि जो भी समीकरण है, कौन समीकरण है, ax² माइनस bx प्लस c = 0। जहाँ पे जो मान ये समीकरण दे रहे क्या हमें, तो हमें चिन्ह सहित, जैसे इसमें प्लस लिख देता हूँ, तो चिन्ह सहित b का मान b की जगह, a का मान a की जगह, c का मान c की जगह और a का मान a की जगह रख देना है। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। तो अब आते हैं इस पे कि भाई ये डी है, ये किस तरीके से मान वास्तविक काल्पनिक होंगे। यदि ये प्लस ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो ये इसका मान क्या आएगा, एक रूट में कोई भी अपरिमेय संख्या आएगी, या तो 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 कुछ भी आएगी, बड़ी संख्या आएगी। तो हमें क्या मिलेगा, मान वास्तविक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मान
वास्तविक। अगर ये संख्या d बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अगर ये 0 के बराबर है तो क्या बचा b/2a, माइनस प्लस का लफड़ा खत्म हो गया उधर से, तो मान कैसे आएंगे, बराबर मान आएंगे। कैसे मान आएंगे, बराबर मान आएंगे। यदि d ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर इसका मान माइनस में है तो माइनस की संख्या को हम क्या बोलते हैं, माइनस का रूट नहीं निकलता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसलिए हल इसके कैसे आएंगे, काल्पनिक हल आएंगे। मतलब हल तो ये सब प्रकार के क्वेश्चनों का दे देगी, पर हल कैसे आएंगे, वास्तविक, बराबर या फिर काल्पनिक। हल कितने आएंगे, 2। अब आते हैं द्विघात समीकरण थी, अब घात नंबर कितने की बात करेंगे अपन, 3 घात के समीकरण को हम डायरेक्टली इस तरीके से कोई फॉर्मूला लगा के सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो एक हल करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, कोई भी एक संख्या लेते हैं और उसमें रखते हैं, अगर उसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाए, समीकरण का मान, तो वही मान क्या हो जाता है, उसका मान होता है, माना वो संख्या क्या है, a है। माना वो संख्या क्या है, x बराबर a रखा, तो समीकरण का हल क्या आ गया, 0। ठीक है, तो x माइनस a इसका एक गुणनखंड हो गया। फिर समीकरण क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण बच जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से त्रिघात समीकरण थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका क्या लगा देंगे, भाग। जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इसका हल आ जाएगा। कितने हल आएंगे इसके, एक सिंगल समीकरण आएगी, और इस सिंगल समीकरण से हम आसानी से हल निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस वाले समीकरण का हम क्या कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण आ गई, जो त्रिघाती में भाग लगाएंगे तो ये द्विघाती समीकरण को आसानी से क्या करेंगे, जो भी मान आएगा उसको त्रिघाती समीकरण में भाग लगा दें, तो कैसी समीकरण आएगी, द्विघाती समीकरण आएगी। और उस द्विघाती समीकरण को हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से आसानी से हल कर लेंगे। अब आज के टॉपिक में, और जो ये बेसिक था, इसमें आसानी से लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। कुछ विशेष परिणाम, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं भाग का। भाग करते कैसे हैं, ये भी बेसिक में आता है, तो इसको भी अपन कर लेते हैं कि भाग करते कैसे हैं। एक क्वेश्चन है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 42। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस ये इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें किसका मान ढूंढना, में इसके मान ढूंढना है x का, कि इसको किसका भाग दें। तो सबसे पहले देखो, अगर इसमें 0 रखें तो 0 0 0 42 बचेगा नहीं, -1 रखें तो ये माइनस का, ये प्लस का, नहीं माइनस से भी नहीं बैठेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ के 42 हो जाएगा। प्लस का 1 रखते हैं, 1 माइनस का 2 माइनस का 41 प्लस का 42। देखो कितना आया, नहीं बैठा उससे भी। चलो इसमें 1 बैठ तो गया, ये 1 42 43 और 42 2 43, ये माइनस का प्लस का बराबर हो गया। तो इसका मान क्या आया, x बराबर 1 रखा तो क्या आया हमारे पास में, इसका हल आया है 0। तो एक हल तो इसका हो गया x बराबर माइनस का 1। तब इसमें क्या लगाएंगे, अपन भाग लगाएंगे x माइनस 1 का। ठीक है, x बराबर 1 आया, तो इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो एक हल तो यह आ गया, x बराबर 1, तो इसका भाग लगाएंगे, और भाग लगाएंगे सबसे बड़ी और सबसे बड़ी दोनों संख्या उठाते हैं और साइड में ले जाके हम क्या करते हैं, दोनों का भाग लगाते हैं और काट देते हैं। जो बचेगा उसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे, x³ माइनस x स्क्वायर। इसके बाद देखो माइनस प्लस चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। 2 में से एक प्लस का गया, माइनस x का माइनस 41x प्लस के 42। देखो अब इसकी बड़ी संख्या कौन है, एक्स स्क्वायर, तो इसको भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स कट माइनस का एक्स था, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस का एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 41 बटे, ये कट जाएगा प्लस, ये माइनस, ये भी जुड़ जाएगा 41 दूना 82 एक्स प्लस 42, ये क्या आएगा। इस तरीके से इसको गुणा करेंगे एक x से, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा
प्लस, तो ये कट गया इससे और ये बच जाएगा 41 में से 41x बचे, 41 में से 41x गया, 42 में एक माइनस का हो गया तो ये भी क्या बचा 41। अब फिर इसमें भाग लगाएं किसका, 41x बटे 41, 41 कट गया, क्या बचा माइनस का 1, x से x कट गया, माइनस का 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, नहीं दोबारा से देखो, -41x बटे x से x कटा 41 बचा, क्या बचा 41, तो 41 का भाग लगाएं तो क्या आएगा -41x और माइनस का 41, ठीक है, प्लस का 41, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0, पूरा भाग चला गया, इसका मतलब भी क्या है, इसके भाजक हैं। जब पूरा भाग चला जाए तो उसके क्या होता है, भाज्य होते हैं या गुणनखंड होते हैं, अगर पूरा नहीं गया तो गुणनखंड नहीं है। पूरा चला गया तो अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करके हम आसानी से इसके हल निकाल सकते हैं और आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि से इसको सोल्व कर लेंगे, द्विघात समीकरण आ गई। अब आते हैं अपन, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बच रही हैं, 1-2 हैं, उनको और करते हैं और फिर आज का टॉपिक लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा ख़त्म करते हैं। और ये फाउंडेशन है बीजगणित का, क्योंकि अब हम थोड़े दिन बाद में कंपटीशन क्लासेस लेने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार क्या करते हैं, हम फाउंडेशन मजबूत कर लेते हैं आपका, और फिर अपन लेंगे कंपटीशन क्लास के क्वेश्चन। गुणनखंड प्रमेय नंबर 1 है कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, किसी समीकरणों को निम्न प्रकार से गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही गुणनखंड प्रमेय कहलाती है। जैसे माना इसके 2 शून्यक है a और b, तो इसे क्या हो जाएंगे x माइनस a और x माइनस b इक्वल टू 0, यही क्या है गुणनखंड प्रमेय है। अगर इसके 3 शून्यक है x बराबर a b c, तो क्या लिखेंगे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c बराबर 0, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इसे हम यदि किसी भी शून्यक का मान एक गुणनखंड है, जैसे मान चलो ये एक गुणनखंड है, तो इससे हम fa बराबर 0, अगर किसी फंक्शन में रखें a x की जगह, तो क्या आना चाहिए, उसका मान 0 आना चाहिए, तब तो उसका गुणनखंड है, अगर नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन आता है कि इसका इसमें भाग दें, वो बाद में कराऊंगा कि क्या बचे शेषफल, तो क्या बचता है शेषफल, fa ही शेषफल बचता है, fa जितना भी बचेगा वो क्या होगा, उसका शेषफल हो जाएगा। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। यदि नंबर 1, यदि x + 1/x बराबर 0 हो तो x² + 1/x² बराबर 2 होता है, ठीक है, माइनस का 2, क्योंकि ये इधर होता है, इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2 होता है। ऐसे x - 1/x बराबर 0 हो तो x² + 1/x² बराबर 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का प्राप्त होगा तो माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस का। नंबर 3, ये सेकंड था, थर्ड था। अब xn - an में सदैव जो ये xn - an है वो सदैव x - a से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। विभाजित भी कैसा होगा, पूर्णतः पूर्ण विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे ही xn - an सदैव नहीं, x + a से विभाजित होगा। कब, जब वो कैसे उसकी जो n है वह क्या है, सम है, n घात वो क्या है, समघात। अगर समघात है तो विभाजित होगा, नहीं है सन जैसे 4, 6, 8 अगर है विभाजित होगा, नहीं है तो विभाजित नहीं होगा। ये नंबर 4 था। और नंबर 5, ये सब में इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है। xn + an x + a से पूर्णतः, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था, अब की बार प्लस ले लिया, x + a से पूर्णतः विभाजित होगा जब n एक विषम संख्या है। क्या, एक विषम संख्या। देखो माइनस है जब तो सम है, पर प्लस है जब क्या है, विषम है। xn + an x - a से कभी भी विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जय हिंद साथियों, आज ख़त्म करते हैं अपना यही टॉपिक को और मिलते हैं अगले फाउंडेशन कोर्स में, अगले टॉपिक। अभी हम क्या है, बेसिक मजबूत कर रहे हैं, इसलिए अपना टाइम लग रहा है और वीडियो भी अपन लंबे बना रहे हैं, आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।